का नाम तो पता ही है सबको। हाँ, क्या है? सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स एंड रोटेशनल मोशन। ठीक है, सबसे पहले मैं वाइवा लेने जाता था ना, तो मैं कौन कौन से चैप्टर से ये पूछता था बच्चों से। सबसे पहला क्वेश्चन मेरा यही रहता था। ठीक है, हाँ, इसके बाद इसमें सबसे पहले हमने क्या पढ़ा था, सिस्टम ऑफ पार्टिकल की मीनिंग क्या होती है। तो सिस्टम ऑफ पार्टिकल मतलब एक पूरी बॉडी जिसमें बहुत सारे पार्टिकल्स, क्योंकि इसके पहले जो स्टडी करते हैं हम उसमें पॉइंट मास वाली स्टडी करते हैं, वो सारा एनालिसिस करते हैं, लेकिन इसमें पूरी बॉडी की स्टडी करते हैं और उसमें ओवरऑल जो एनालिसिस करते हैं, एक बॉडी में n नंबर ऑफ पार्टिकल्स लेके चलते हैं, है ना। एक पार्टिकल के लिए कोई भी कंसीडरेशन करते हैं, कैलकुलेशन करते हैं, पैरामीटर निकालते हैं और उसको n पार्टिकल्स के लिए कंक्लूड करते हैं। ये चीज हमने किया था। फिर उसके बाद हमने सबसे पहला टॉपिक क्या पढ़ा था इसके अंदर, सेंटर ऑफ मास। सेंटर ऑफ मास क्या होता है? सेंटर ऑफ मास क्या होता है? सार्थक, क्या होता है सेंटर ऑफ मास? हाँ, दृष्टि, क्या होता है सेंटर ऑफ मास? सार्थक, क्या होता है पता चलता है सेंटर ऑफ मास? तो जो पार्टिकल है उसका मास है। हाँ, where the mass is concentrated, बॉडी का वो पॉइंट जहां पर पूरा मास क्या है, कॉन्सेंट्रेटेड है। इट इज सिमिलर टू सेंटर ऑफ ग्रेविटी, जहां पर वो खुद को बैलेंस आउट कर रहा है। क्लियर? सेंटर ऑफ मास का पोजीशन हमने निकालना देखा था, जिसको हम किससे रिप्रेजेंट करते थे, वेक्टर आर से। ठीक है, और वो कैसे निकालते थे, दो पार्टिकल के लिए हमने डिराइव किया था, फिर n नंबर ऑफ पार्टिकल्स के लिए वो चीजें की। फिर हमने क्या पढ़ा था उसके बाद, मोशन ऑफ सेंटर ऑफ मास। ठीक है, अगर कोई बॉडी मोशन पे है तो उसके सेंटर ऑफ मास का मोशन का कैलकुलेशन किया। फिर उसके बाद हमने पूरे n पार्टिकल्स के लिए जो मोशन की इक्वेशन बनेगी, वेलोसिटी बनेगी, एक्सेलरेशन बनेगा, वो सारा हमने कैलकुलेशन किया। और क्या देखा था बताओ उसके बाद? नेक्स्ट टॉपिक क्या हमने देखा था, सेंटर ऑफ मास के बाद क्या किया था, टॉर्क स्टार्ट किया था। याद है कि नहीं? टॉर्क स्टार्ट किया था। तो टॉर्क क्या होता है सिद्धि? टॉर्क क्या होता है? हाँ, बस होता है। टॉर्क क्या होता है? टर्निंग इफेक्ट ऑफ फोर्स, ये होता है टॉर्क। ठीक है, किससे डिनोट करती है? टर्म्स याद रखते जाना था। टॉर्क को किससे डिनोट करते हैं? टाउ से। क्या होता है? टर्निंग इफेक्ट ऑफ फोर्स होता है। कैसे निकलता है? टाउ का फॉर्मूला क्या होता है? टाउ इज इक्वल टू वेक्टर आर क्रॉस वेक्टर एफ। ठीक है, और ये क्रॉस का मतलब क्या होता है? वेक्टर प्रोडक्ट। क्लियर हो गया ये चीज? ठीक है, और इसका अगर हम एक्सपांशन करें तो हम इसको क्या लिख सकते हैं, आर एफ साइन थीटा। याद आया ये चीज? यहां पर हमने दो टाइप के फोर्सेस की बात की थी, तूने अटेंड किया था ना क्लासेस? नहीं किया? नहीं किया। और किसको किसने अटेंड नहीं किया ये वाली क्लासेस? अगर मान लो यहाँ पर एक ये दरवाजे का ये पल्ला है, जिसमें ये दरवाजा इस तरीके से लगा हुआ है, समझ गए ना ये चीज? हम यहाँ पर अगर फोर्स लगा रहे हैं इस तरीके से, अगर फोर्स लगा रहे हैं इस पॉइंट पे, अगर फोर्स लगा रहे हैं एफ, ये ऐसा है, दरवाजे को धक्का दे रहा हूँ, यहाँ से फिक्स्ड वाला है, तो डोर क्या हुआ? टर्न होगा ना, ऐसा करके टर्न होगा। समझ में आ रहा है कि नहीं ये चीज? तो मैं यहाँ पर जो फोर्स लगा रहा हूँ जिसके कारण ये डोर टर्न हो रहा है, इसी को हम क्या बोलेंगे? टॉर्क बोलेंगे, टर्निंग इफेक्ट ऑफ फोर्स। क्लियर हो गया ये चीज? ठीक है, और ये फोर्स, ये जो टर्निंग इफेक्ट है, इसको कैलकुलेट करने का तरीका क्या होता है, कैसे निकालते हैं टर्निंग इफेक्ट? तो पहले हम ये देखते हैं कि जो एक्सेस है, रोटेशनल एक्सेस है, ये रोटेशनल एक्सेस मतलब जिसके अबाउट वो रिवॉल्व कर रहा है ना, उससे वो कितने डिस्टेंस पे है, उसकी पोजीशन क्या है, या उसके आर्म की लेंथ क्या है, उसको हम किससे डिनोट करते हैं? वेक्टर आर। और जो हम फोर्स लगा रहे हैं वो फोर्स का मैग्नीट्यूड क्या है, ये दो चीज के ऊपर डिपेंड करता है। याद आया ये चीज? अब यहाँ पर मैंने एक और इंपॉर्टेंट चीज बताई थी, अगर याद हो आप लोगों को, तो यहाँ पर ये जो फोर्स है, एक तो इस डायरेक्शन में लग जाएगा, ये वाला फोर्स समझ में ना, इसका डायरेक्शन ये हो गया, और ये हो गया आपके आर्म का डायरेक्शन। तो ये जो एंगल बन रहा है, इस एंगल को मान लो हम ले लेते हैं थीटा। समझ गए ये चीज? तो इसमें इस फोर्स के दो कंपोनेंट बनेंगे, दो कंपोनेंट। एक तो ये वाला कंपोनेंट बनेगा, इसको कौन सा कंपोनेंट बोलते हैं? रेडियल कंपोनेंट। इसको रेडियल कंपोनेंट बोलते हैं और किससे डिनोट करते हैं? एफ आर। और इसकी वैल्यू क्या होती है? एफ कॉस थीटा, एफ कॉस थीटा। और ये वाले कंपोनेंट को कौन सा कंपोनेंट बोलते हैं? टेंजेंशियल कंपोनेंट।
एक और कुछ नाम था इसका, एंगुलर कंपोनेंट, और इसको हम किससे डिनोट करते हैं, एफ थीटा से, और इसकी वैल्यू क्या होती है, एफ साइन थीटा, एफ साइन थीटा। समझ में आई ये चीज? अगर मान लो ये पूरा दरवाजा फ्री है तो क्या होगा, पूरा ऐसा कैसा गोल घूम जाएगा क्या, गोल घूम जाएगा। तो अगर आप ध्यान दोगे ये वाला जो फोर्स है, एफ साइन थीटा वाला जो फोर्स है, ये कहां पर लग रहा है, उसके टेंजेंशियली लग रहा है, सर्कल के टेंजेंट पे, इसलिए उसको टेंजेंशियल कंपोनेंट बोलते हैं। और ये वाला जो फोर्स लग रहा है कहां पर लग रहा है, उसके रेडियस के अलोंग लग रहा है, इसलिए इसको कौन सा कंपोनेंट बोलते हैं, रेडियल कंपोनेंट बोलते हैं। समझ में आई ये चीज? तो अभी इसको अगर टर्न करना है तो कौन सा कंपोनेंट इसके काम आएगा, एफ साइन थीटा, ये वाला कंपोनेंट। ये समझ लो जैसे ये दरवाजा है, दरवाजे को आप इस तरफ खींचोगे तो वो खुलेगा क्या, नहीं खुलेगा, वो टर्न नहीं करेगा। टर्न कहां से करेगा, जब आप इधर से करो। क्लियर हो गई ये चीज? तो ये हमने पढ़ा था टॉर्क के अंदर। क्या यहाँ तक की चीजें क्लियर हो गई सबको? और क्या क्या चीजें पढ़ी थी, थोड़ा सा रिकॉल करो। टॉर्क के बाद हमने क्या पढ़ा था, एंगुलर मोमेंटम। किससे डिनोट करते हैं एंगुलर मोमेंटम को, कैपिटल एल से। ये सारे फॉर्मूले ना एक जगह पे लिखते जाना, क्योंकि यूज होने वाले, याद रखना। ये सारे फॉर्मूले एक जगह पे लिखते जाना। तो टाउ टॉर्क है, फॉर्मूला क्या है, आर क्रॉस एफ, या फिर टाउ इज इक्वल टू, क्योंकि आज हम न्यूमेरिकल करने वाले, आर एफ साइन थीटा, आर एफ साइन थीटा। टाउ का मतलब हो गया टॉर्क, ठीक है, याद रख लिया सबने? हाँ। सेकेंड जो चीज हमने पढ़ी थी, एंगुलर मोमेंटम। एंगुलर मोमेंटम को किससे डिनोट करते थे, एल से। एल क्या होता था, एंगुलर मोमेंटम। एंगुलर मोमेंटम क्या होता था, इसका फॉर्मूला याद है क्या, वेक्टर आर क्रॉस वेक्टर पी। पी का मतलब क्या होता था यहाँ पर, लीनियर मोमेंटम। ये होता था लीनियर मोमेंटम, ठीक है। एक इंपॉर्टेंट चीज जो हम बार बार यूज करने वाले हैं, और मैं हर बार वो टेबल बनाता हूं, कौन सा, लीनियर, लीनियर और एंगुलर मोशन के लिए। एंगुलर मोशन के लिए सारे टर्म्स कौन कौन से होते हैं और उनके बीच में क्या रिलेशन होता है, ठीक है। लीनियर मोशन, सबसे पहली चीज क्या हो गया, डिस्प्लेसमेंट। डिस्प्लेसमेंट मतलब एक जगह से दूसरी जगह डिस्प्लेस होना। इसको किससे डिनोट करते हैं, लीनियर मोशन में एस से डिनोट करते हैं। एंगुलर मोशन में किससे डिनोट करते हैं, थीटा से। ये सबको पता है कि नहीं? एंगुलर मोशन में इसको किससे डिनोट करते हैं, थीटा से। और दोनों के बीच में रिलेशन, दृष्टि क्या होता है, एस और थीटा के बीच में रिलेशन, एस और थीटा के बीच में रिलेशन। एस और थीटा के बीच में रिलेशन, जैसे देख लो, मान लो तुम यहाँ पर खड़ी हो, यहाँ रोड से एक गाड़ी ऐसा करके मूव कर रही है, समझ पाएगी नहीं ये चीज? तो जब तुमने गाड़ी को यहाँ पर देखा और जब गाड़ी को यहाँ पर देखा, तो उसने जितना डिस्प्लेसमेंट किया वो एस है, लीनियर डिस्प्लेसमेंट किया। तुमने अपनी आईज को जितना रोटेट किया वो क्या है, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट है, जब ऐसा रिवॉल्व कर रहा है। तो ये एंगुलर डिस्प्लेसमेंट है और ये लीनियर डिस्प्लेसमेंट है। दोनों के बीच में रिलेशन किससे मिलेगा, दोनों के बीच में रिलेशन किससे मिलेगा, आर से मिलेगा। समझ में आया कि नहीं ये चीज? जब अगर कोई चीज एकदम पास से जाती है तो लीनियर डिस्प्लेसमेंट, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट दोनों ज्यादा होगा, लेकिन अगर कोई बहुत दूर में ऑब्जेक्ट है तो एंगुलर डिस्प्लेसमेंट उतना ही कम हो जाएगा। समझ में आया कि नहीं ये चीज? तो दोनों के बीच में रिलेशन क्या है, एस इज इक्वल टू क्या होता है, थीटा इंटू आर। क्लियर हो गया? डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम क्या होता है साथ में, डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम क्या होता है, वेलोसिटी। तो अगला टर्म आ गया वेलोसिटी। वेलोसिटी, ठीक है। वेलोसिटी को यहां पर किससे डिनोट करते हैं, v से, और यहां पर वेलोसिटी को किससे डिनोट करते हैं, ओमेगा से। ये वेलोसिटी कैसे मिलता है, ds बाय dt। तो ये वाला वेलोसिटी जिसको हम एंगुलर वेलोसिटी बोलते हैं, वो कैसे मिलेगा बताओ जल्दी, रिलेट करो दोनों टर्म्स को, d थीटा बाय dt, d थीटा बाय dt। क्या ये क्लियर हो गया सबको? क्या होगा इन दोनों के बीच में रिलेशन, जल्दी से बताओ, ओमेगा और v के बीच में रिलेशन क्या होगा? हाँ बस बता रहे v इज इक्वल्स टू ओमेगा आर, v इज इक्वल्स टू ओमेगा आर। ये सारे टर्म्स ध्यान में रखते जाना है ना। नेक्स्ट ये फाइनल वेलोसिटी है। इनिशियल वेलोसिटी को हम यहाँ किससे डिनोट करते थे, लीनियर मोशन में लक्ष्य u से डिनोट करते थे, और यहां पर इनिशियल वेलोसिटी को हम किससे डिनोट करेंगे, ओमेगा नॉट से। नेक्स्ट आते हैं एक्सेलरेशन। एक्सेलरेशन
यहां पर किससे डिनोट करते हैं? ए से। एक्सेलरेशन की डेफिनेशन क्या है दृष्टि? हाँ तुम लोग चुप रहो एकदम। हाँ हाँ एक्सेलरेशन सिद्धि, एक्सेलरेशन रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी, मतलब वेलोसिटी अपॉन टाइम। वेलोसिटी यहां पर क्या है? v, तो ये क्या हो जाएगा? dv बाय dt। समझ गए ना? a का मतलब कौन सा एक्सेलरेशन है? लीनियर मोशन में एक्सेलरेशन। एंगुलर मोशन में एक्सेलरेशन को किससे डिनोट करते हैं? अल्फा से। तो अल्फा की वैल्यू क्या होगी? वेलोसिटी अपॉन टाइम ही होगी, लेकिन अब कौन सी वेलोसिटी लेंगे हम? एंगुलर वेलोसिटी। तो ये क्या आ जाएगा? डी ओमेगा बाय dt। क्या यहां तक की चीजें क्लियर हो गई? ठीक है, आखिरी चीज पे आते हैं, मोमेंटम। मोमेंटम, मोमेंटम जो हमने पढ़ा था, तो क्या था मोमेंटम? इसमें लीनियर मोमेंटम को किससे डिनोट करते हैं? पी से। याद है कि नहीं? लीनियर मोमेंटम को किससे डिनोट करते हैं? पी से। पी से। और क्या होता है फॉर्मूला इसका? m इंटू पी, मास इंटू वेलोसिटी। और एंगुलर मोमेंटम को किससे डिनोट करते हैं? एल से। अब भी जस्ट हमने देखा एल से। और एल इज इक्वल टू क्या होता है? वेक्टर आर इंटू पी। अगर मैग्नीट्यूड के टर्म्स में देख रहा हूं, आर पी लिख रहे हो। ठीक है, ओके। तो ये सारी चीजें आपको ध्यान में रखनी, इनके बीच में रिलेशन एकदम पक्के से याद में रखना है। यहां पर क्या होगा रिलेशन? ए इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? अल्फा इंटू आर। ठीक है, ये तीनों रिलेशन। ओके, हटा दो। सबको क्लियर? त्रिषा क्लियर? हाँ चलो बताओ, अल्फा क्या होता है? उधर नहीं देखना, अल्फा क्या होता है? डी ओमेगा बाई डी टी। ओमेगा क्या होता है? टर्म बताओ, उसका नाम क्या है? ओमेगा किसको बोलते हैं? एंगुलर वेलोसिटी। अल्फा किसको बोलते हैं? एंगुलर एक्सेलरेशन। ये सब ध्यान में रखना पड़ेगा ना सबको। हटा दो इसको फिर मैं। ओके चलो, इसके बाद मैंने एक इंपॉर्टेंट कंसेप्ट बताया था, अगर तुम लोगों को याद हो शायद। तो मान लो ये फैन की ब्लेड है ना? मान लो एक फैन की ब्लेड है, ये उसका सेंटर पॉइंट है, और कुछ समय के बाद वो ब्लेड रिवॉल्व होके यहां पर आ गई, यहां पर आ गई। समझ में आई ये चीज? ठीक है, अब अगर मैं बोलूं इसमें एंगुलर डिस्प्लेसमेंट क्या हुआ, थीटा की वैल्यू क्या होगी, तो आप क्या बोलोगे? कितना डिस्प्लेसमेंट हुआ? 90 डिग्री। रेडियन में लिखेंगे तो कितना हो गया? पाई बाय 2। क्या ये क्लियर हो गया? ठीक है, अगर मैं पूछूंगा कि इस पॉइंट का डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ, ये पॉइंट जो ए पे था वो यहां से कहां पर गया? यहां पर आ गया, बी पे आ गया, तो इसका डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ? तो यहां पर हम कौन सा डिस्प्लेसमेंट लेंगे? ये कौन सा डिस्प्लेसमेंट होगा? लीनियर डिस्प्लेसमेंट। समझ में आ रहा है कि नहीं? और लीनियर डिस्प्लेसमेंट को हम किससे डिनोट करते हैं? एस से डिनोट करते हैं। और एस इज इक्वल टू क्या होता है? थीटा इंटू आर होता है। मतलब आर मतलब ये वाली लेंथ, रेडियस की लेंथ। समझ में आ रहा है कि नहीं? अगला पॉइंट यहां पर लेता हूं सी, अगला पॉइंट यहां पर लेता हूं डी, सी से डी, तो ये वाले पॉइंट का डिस्प्लेसमेंट, तो किसका लीनियर डिस्प्लेसमेंट ज्यादा है, ए का कि सी का? सी का लीनियर डिस्प्लेसमेंट ज्यादा है। क्यों सी का लीनियर डिस्प्लेसमेंट ज्यादा है? क्योंकि रेडियस की लेंथ यहां पर क्या है? ज्यादा है। तो पॉइंट अगर पास पास में है तो वहां पर क्या होगा? रेडियस की लेंथ कम होगी, रेडियस की लेंथ कम होगी तो लीनियर डिस्प्लेसमेंट कम होगा। लेकिन अगर दूर में होगी तो लीनियर डिस्प्लेसमेंट क्या होगा? ज्यादा होगा। क्या ये क्लियर हो गया? एंगुलर डिस्प्लेसमेंट हर एक पॉइंट के लिए सेम है। ठीक है, चलो और क्या पढ़ा था इसके बाद हमने? मोमेंट ऑफ इनर्शिया। लास्ट क्लास में हमने किया था मोमेंट ऑफ इनर्शिया। क्या होता है मोमेंट ऑफ इनर्शिया? शॉर्ट में लिख रहा हूं MOI। इसको किससे डिनोट करते हैं, याद है क्या? आई से, कैपिटल आई से डिनोट करते हैं। क्या होता है मोमेंट ऑफ इनर्शिया? बताओ, ऑनलाइन में कोई बता रहे हैं मोमेंट ऑफ इनर्शिया? रोटेशनल इनर्शिया वर्ड का मतलब पता है ना? अपने स्टेट चेंज को रेजिस्ट करता है। तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया अपने रोटेशनल मोशन के स्टेट चेंज को रेजिस्ट करेगा। जैसे फैन है, फैन को आप रोकने जाओगे तो क्या करेगा? रेजिस्ट करेगा ना, नहीं रुकेगा वो। समझ में आएगी नहीं चीज? तो ये क्या है? ये मोमेंट ऑफ इनर्शिया। कोई भी टर्निंग मोशन है, रोटेशनल मोशन है, वहां पर जो स्टेट चेंज को रेजिस्ट करता है उसको क्या बोलते हैं? मोमेंट ऑफ इनर्शिया। और उसको हम किससे डिनोट करते हैं? कैपिटल आई से। फॉर्मूला हमने देखा था, क्या होता था फॉर्मूला? m इंटू आर स्क्वायर। यहाँ आर स्क्वायर सबसे इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, आपको पता है। समझ में आया ये चीज? मतलब अगर आप सेंटर से आर की वैल्यू कम करोगे तो आराम से रुक जाएगा वो।
जैसे फैन है, फैन के ब्लेड को एकदम बीच के अगर एकदम पास से बीच से रोकोगे तो रुकने का चांस है, लेकिन किनारे से करोगे तो क्या, समझ गए ना ये चीज? ठीक है, आप कभी इस टाइप के छोटे से ऑब्जेक्ट से भी फील कर सकते हो, जैसे ये मान लो ये रोटेशन में है, ठीक है, उस दिन लाया था, भूल गया बताना, ये रोटेशनल मोशन है, ठीक है, यहां पर अगर टच करोगे आपको चोट ज्यादा लगेगी थोड़ा सा, लेकिन बीच में करोगे तो उतना ज्यादा इफेक्ट नहीं मिलेगा, समझ पाए ना? तो जितना दूर जाएगा, रेडियस जितना ज्यादा होगा, उतना मूवमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होगा, ज्यादा होगा। तो मूवमेंट ऑफ इनर्शिया किसके ऊपर डिपेंड करता है, आर के ऊपर, जितना रेडियस ज्यादा उतना मूवमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होगा, ज्यादा होगा। और किसके ऊपर डिपेंड करता है, मास के ऊपर। अगर हैवी ऑब्जेक्ट है, मास ज्यादा है, तो भी उसको रोकना मुश्किल होगा, मूवमेंट ऑफ इनर्शिया ज्यादा होगा। क्लियर हो गया ये चीज? फिर और क्या किया था हमने, जल्दी बताओ, कई सारे रिलेशन डिराइव किए थे क्या? हाँ, तो काइनेटिक एनर्जी और मोमेंट ऑफ इनर्शिया के बीच में हमने एक रिलेशन डिराइव किया था, क्या है देख के बताओ जल्दी। काइनेटिक एनर्जी, मोमेंट ऑफ इनर्शिया इज 2 times द काइनेटिक एनर्जी, या काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू क्या होता है, I/2, ये था, ठीक है। और क्या, एंगुलर वेलोसिटी 1 होगी तब, हाँ, ये एंगुलर वेलोसिटी 1 होगी तब वाला केस है, नहीं तो एंगुलर वेलोसिटी 1 नहीं है तो क्या आ जाएगा, ओमेगा स्क्वायर आ जाएगा, I/2, ठीक है। ये सारे फॉर्मूले ध्यान में रखना, ये अप्लाई होने वाले। फिर हमने एक और इंपॉर्टेंट डेरिवेशन किया था, कौन सा, रेडियस ऑफ गायरेशन। क्या होता है गायरेशन, रेडियस ऑफ गायरेशन क्या होता है बताओ जल्दी। एक और खिलौना लाने वाला तो मिलता नहीं है, लेकिन तुम लोग कभी देखे होगे, बचपन में देखे होगे, वो जो एक ऐसा होता था गोल गोल घुमाने वाला, मेले में मिलता था, याद है क्या, आवाज करता था किसी ने कि ऐसा पकड़ के गोल गोल घुमा, तो ऐसा डमरू टाइप का बना रहता था, है क्या, नहीं क्या? कभी देखा कि इस टाइप का स्ट्रक्चर होता था, ऐसा वाला स्ट्रक्चर होता था, इसको पकड़ के गोल घुमाते थे तो ये गोल घूमता था, है ना, तो वो आवाज करता था, देखा होगा शायद कभी ना कभी आप लोगों ने, गांव वगैरह में मिलता ही होता। और यहाँ पर कुछ ऐसा स्ट्रक्चर लगा होता था जो आवाज करता था, याद है क्या वो चीज? ठीक है, तो ये रोटेशनल मोशन है कि नहीं बताओ मुझे, ये है ना रोटेशनल मोशन। यहाँ पर एक्सेस ऑफ मोशन क्या है, एक्सेस ऑफ मोशन क्या है, ये उसका एक्सेस हो गया, क्लियर हो गया ये चीज, ठीक है। लेकिन अगर मैं इस ऑब्जेक्ट के हिसाब से देखूं तो इस ऑब्जेक्ट में बहुत सारे पार्टिकल हैं, तो अगर मैं इसका सेंटर ऑफ मास देखूं या मीन वैल्यू देखूं, कहां पर ज्यादातर मास कॉन्सेंट्रेटेड है, तो वो कहां पर होगा, लगभग इस सर्कल के सेंटर पे होगा, समझ में आया कि नहीं? तो ये जो डिस्टेंस होता है एक्सेस से सेंटर ऑफ मास का जो डिस्टेंस होता है, उसी को हम क्या बोलते हैं, रेडियस ऑफ गायरेशन। क्लियर हो गया ये चीज? और रेडियस ऑफ गायरेशन को किससे डिनोट किया जाता है, रेडियस ऑफ गायरेशन को किससे डिनोट किया जाता है, के से। ये क्या होता है, के से डिनोट होता है। क्लियर हो गया ये चीज? ठीक है। एक और इंपॉर्टेंट चीज ध्यान से समझना, ये एक्चुअल में लिखा तो हमने के है, लेकिन ये क्या है, रेडियस है, रेडियस है, ऑब्जेक्ट का रेडियस है, मीन रेडियस है, इस टाइप का समझो अभी रफ लैंग्वेज में। क्लियर हो गया ये चीज? और मोमेंट ऑफ इनर्शिया का डेफिनेशन क्या था, I इज इक्वल टू क्या होता था, mr²। तो यहां पर अगर मैं पूरे बॉडी का मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालता हूं, कैपिटल I निकालता हूं, तो वो क्या हो जाएगा, पूरे इस ऑब्जेक्ट का मास जो हो जाएगा कैपिटल M, और उसका कौन सा रेडियस लेंगे, तो हर पार्टिकल के लिए अलग रेडियस है, तो इसलिए हम इसको किससे डिनोट कर देंगे, k² से डिनोट करेंगे। याद रखना, इस पे बेस भी फॉर्मूला आएगा, इस पे बेस भी न्यूमेरिकल आएगा, ठीक है। ये दोनों में क्या डिफरेंस है, समझ में आया क्या, बताओ मुझे जल्दी, क्या डिफरेंस है, दृष्टि बताओ क्या डिफरेंस है। ये भी वही है, ये भी वही है, लेकिन क्यों अलग अलग है दोनों? ये भी वही चीज है, फॉर्मूला मोमेंट ऑफ इनर्शिया का, ये भी वही फॉर्मूला मोमेंट ऑफ इनर्शिया का, लेकिन मैंने 2 बार अलग अलग तरीके से लिखा, क्यों ऐसा किया? जिसको पता है डिफरेंस बताओ जल्दी। गुड, ये टोटल मास के लिए। जैसे अगर ये पूरा का पूरा ऑब्जेक्ट था, तो यहाँ पर 1 पार्टिकल, 2 पार्टिकल, 3 पार्टिकल, हर एक पार्टिकल के लिए इंडिविजुअली ये फॉर्मूला लगेगा, क्योंकि हर पार्टिकल के लिए आर की वैल्यू क्या होगी, अलग अलग होगी, समझ में आया? लेकिन पूरे मास के लिए जब हम लेंगे तो अब हम ये वाली वैल्यू यूज करेंगे, ठीक है। और रेडियस ऑफ गायरेशन का एक और डेफिनेशन मैंने लिखा था, क्या है? It is the root mean square value of RMS value of all the arm length from the turning axis। तो ये जो टर्निंग एक्सिस है, उससे जितने भी पार्टिकल है, सभी पार्टिकल का आर्म लेंथ जो होगा, उसका रूट मीन स्क्वायर वैल्यू होगा। रूट मीन स्क्वायर वैल्यू क्या होता है, रूट का मतलब रूट लगा दो, मीन का मतलब एवरेज ले लो। एवरेज कैसे लेंगे, तो पूरी का सम डिवाइडेड बाय क्या कर देंगे, नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट्स।
और मीन स्क्वायर वैल्यू मतलब पहले वाले पार्टिकल का डिस्टेंस r है तो r1 स्क्वायर, दूसरे वाले का r2 है तो r2 का स्क्वायर, ऐसा करते हुए कहां तक जाएंगे इसमें rn स्क्वायर तक, अगर n पार्टिकल है तो। यहां तक क्लियर हो गया सबको? ये हमने डिराइव किया था। और क्या किया था थोड़ा सा रिकॉल करो। हाँ, 3 इक्वेशन हमने डिराइव की थी रोटेशनल मोशन की इक्वेशन। ये लास्ट टॉपिक था मेरे ख्याल से जो हमने आखिरी क्लास में पढ़ा था, इक्वेशन ऑफ मोशन। तो लीनियर मोशन में पहली इक्वेशन क्या होती थी? v इज इक्वल टू u प्लस at। तो यहाँ v की जगह पे क्या यूज करते हैं? v की जगह पे क्या यूज करते हैं? ओमेगा इज इक्वल टू u की जगह पे क्या यूज करेंगे? ओमेगा नॉट, प्लस a की जगह पे क्या यूज करेंगे? अल्फा, और ये क्या हो जाएगा? t। समझ में आ गया ये चीज? ये ध्यान में रखना, कई क्वेश्चन में ये दोनों इक्वेशन यूज होंगी, एक से दूसरे में कन्वर्जन करना पड़ेगा। हो सकता है आपको क्वेश्चन में a दिया हो, अल्फा निकालना हो, तो कैसे निकालोगे? a दिया हो अल्फा निकालना हो, या a अल्फा दिया हो a निकालना हो, तो फॉर्मूला क्या है? a इज इक्वल टू क्या होता है? अल्फा इंटू r। समझ में आई ये चीज? u दिया हो v निकालना हो, या v दिया हो ओमेगा निकालना हो, तो फॉर्मूला क्या होगा? v इज इक्वल्स टू ओमेगा इंटू r। समझ में आई ये चीज? ये ध्यान में रखना, ठीक है। फर्स्ट इक्वेशन। सेकेंड इक्वेशन क्या थी लीनियर के लिए? s इज इक्वल टू ut प्लस हाफ at स्क्वायर। सार्थक s का मतलब क्या है यहाँ पर? लीनियर डिस्प्लेसमेंट। एंगुलर के लिए डिस्प्लेसमेंट को किससे डिनोट करते हैं? एंगुलर डिस्प्लेसमेंट को किससे डिनोट करते हैं? एंगुलर डिस्प्लेसमेंट को किससे डिनोट करते हैं? थीटा। तो यहां पर क्या आ जाएगा? थीटा इज इक्वल टू u की जगह पे क्या आ जाएगा? ओमेगा नॉट, t की जगह पे t प्लस हाफ, ये क्या हो जाएगा? अल्फा t स्क्वायर। सेकंड इक्वेशन हमने डिराइव किया था। ये इसका फर्स्ट पॉइंट याद रखना। फर्स्ट वाली इक्वेशन कौन से तरीके से डिराइव किया था? सबसे पहला स्टेटमेंट क्या होता है? लक्ष्य। फर्स्ट इक्वेशन डिराइव करने के लिए पहला इक्वेशन क्या लिखते हैं? एक्सेलरेशन। एक्सेलरेशन क्या होता है? वेलोसिटी अपॉन टाइम। तो क्या होता था? डी ओमेगा बाय dt। फिर क्रॉस मल्टीप्लाई करो, इंटीग्रेट करो फर्स्ट इक्वेशन के लिए। सेकंड इक्वेशन का डेरिवेशन कैसे किया था? दृष्टि सेकंड के लिए क्या किया था? हाँ चैतन्य, वेलोसिटी पता क्या है? ओमेगा इज इक्वल टू डी थीटा बाय dt। फिर ओमेगा की वैल्यू फर्स्ट इक्वेशन वाली पुट कर देना, फिर क्या कर देना था? इंटीग्रेट। थर्ड इक्वेशन क्या होती थी बताओ जल्दी? b स्क्वायर माइनस u स्क्वायर इज इक्वल टू 2as। और एंगुलर में वो क्या हो जाएगा? ओमेगा स्क्वायर माइनस ओमेगा नॉट स्क्वायर इज इक्वल टू 2 अल्फा, और इधर पे क्या आ जाएगा? थीटा। दैट्स इट। इसका डेरिवेशन में एक स्टेप थोड़ा सा इंक्रीज हो जाता था, याद है कि नहीं? डी थीटा बाई डी थीटा से मल्टीप्लाई और डिवाइड करते थे। ये डेरिवेशन डायरेक्टली आते हैं, मैं कई बार बोला हूं, आप लोग इसको अच्छे से प्रैक्टिस कर लेना, और इजी भी है। रेडियस ऑफ डायरेक्शन का भी डेरिवेशन आता है, ठीक है? तो जिनके में ये चैप्टर आने वाला है वो अच्छे से कर लेना। ओके, आई थिंक यहां तक का ही टॉपिक हमने पिछली क्लास में किया था, ठीक है। अब हम कुछ छोटे छोटे रिलेशनशिप डिराइव करेंगे। रिलेशन डिराइव करने के लिए पुरानी जो भी चीजें मैंने रिकॉल करवाया सब ध्यान में रखना, जो पूछूंगा बताना है, ठीक है। तो सबसे पहले लिखो रिलेशन बिटवीन टॉर्क एंड मोमेंट ऑफ इनर्शिया। रिलेशन बिटवीन टॉर्क एंड मोमेंट ऑफ इनर्शिया। टॉर्क एंड मोमेंट ऑफ इनर्शिया। टॉर्क एंड मोमेंट ऑफ इनर्शिया। क्लियर सबने? अभी यहां पर जो हम रिलेशन डिराइव कर रहे हैं ना, वही तरीका फॉलो करने वाले। मान लेते हैं ये पूरी बॉडी है, ये मान लेते हैं उसका रोटेशनल एक्सेस है, मतलब इसके अबाउट वो रिवॉल्व हो रहा है। क्लियर हो गया ये चीज? ये पिछले क्लास में भी हमने बार बार यूज किया था, ठीक है। तो एक बार मैं दोबारा बता रहा हूं। मान लेते पूरी बॉडी है, ये उसका रोटेशनल एक्सेस है जिसके अबाउट वो रिवॉल्व हो रहा है। वो खिलौने को दिमाग में रखो इस टाइप का, हालांकि बीच में नहीं रहता, उसमें कहीं और रहता है, लेकिन फिर भी ठीक है। यहाँ पर पहला पार्टिकल है जिसका मास हो गया m1, और रोटेशनल एक्सेस से उसका डिस्टेंस क्या हो गया? r1। ये दूसरा मास हो गया जिसका वैल्यू हो गया m2, उसका डिस्टेंस हो गया r2। ये तीसरा हो गया m3, उसका डिस्टेंस क्या हो गया? r3। इस तरीके से है, रिवॉल्व कर रहा है। क्लियर हो गया ये चीज? ठीक है। अब मान लेते हैं हम पहले वाले पार्टिकल के लिए टॉर्क निकाल रहे हैं, पहले वाले पार्टिकल के लिए टॉर्क निकाल रहे हैं, तो उसको मैं किससे डिनोट करूंगा? टाउ1। टॉर्क का फॉर्मूला देखो जल्दी से क्या था?
हाँ वेक्टर वेक्टर आर क्रॉस वेक्टर r क्रॉस वेक्टर f, ठीक है। अगर मैं इसको मैग्नीट्यूड के हिसाब से देखूं तो सीधे सीधे क्या लिख सकता हूं, r1 इंटू f1, ऐसा लिख सकता हूं ना, r1 इंटू f1, r इंटू f इन जनरल, ठीक है। r1 का मतलब क्या हुआ, r1 का मतलब क्या हुआ, ये वाला डिस्टेंस, रोटेशनल एक्सिस से उसका डिस्टेंस कितना है उस पार्टिकल का। f1 का मतलब क्या हुआ, कितना फोर्स अप्लाई हुआ। फोर्स का फॉर्मूला क्या होता है, फोर्स इज इक्वल टू क्या होता है, मास इनटू एक्सेलरेशन, m इनटू a, है ना। अच्छा, अभी हमें किन दोनों के बीच में रिलेशन चाहिए, टाउ के बीच में और i के बीच में। तो रफ में एक बार एक काम करते हैं, i का भी फॉर्मूला लिख लेते हैं। i मतलब मोमेंट ऑफ इनर्शिया, क्या होता है बताओ जल्दी, मोमेंट ऑफ इनर्शिया m इनटू r स्क्वायर, समझ में आ रहा है ये चीज, ठीक है। और हमारे पास टाउ जो दिया है वो r1 और यहाँ पर क्या है f1, क्लियर हो गई ये चीज। और फोर्स क्या होता है, मास इनटू एक्सेलरेशन होता है। तो यहां पर मैं ये लिखा टाउ1 इज इक्वल टू r1 को एज इट इज, मास की जगह पे मैं क्या लिखूंगा यहाँ पर m1, और एक्सेलरेशन की जगह पे मैं क्या लिख दूंगा यहाँ पर a, एक्सेलरेशन की जगह पे a1 लिख देता हूँ, a1 लिख देता हूँ, a1 कंफ्यूजन हो जाएगा, a1। यहां तक क्लियर हो गया सबको, मतलब पहले वाले पार्टिकल का एक्सेलरेशन, यहां तक ये चीजें क्लियर हो गई। चल, लेकिन सबका मतलब तो सिस्टम में सबका एक्सेलरेशन सबका एक्सेलरेशन सेम होगा, ऐसा होगा क्या बताओ तो जल्दी। होल बॉडी के लिए सेम रहेगा, लेकिन हर पार्टिकल के लिए सेम रहेगा क्या। आप देखो यहाँ पर ध्यान देना, यहाँ पर एक्सेलरेशन सेम होगा क्या, हर पार्टिकल के लिए क्या होगा, अलग अलग होगा, क्योंकि हर पार्टिकल, एक पार्टिकल जो एक्सेस के पास में है उसके लिए एक्सेलरेशन क्या होगा, कम होगा, जो ज्यादा दूर पे है उसके लिए एक्सेलरेशन क्या होगा, ज्यादा होगा। समझ में आ रहा है कि नहीं ये चीज, क्यों ज्यादा होगा, क्योंकि जैसे ये एक्सेलरेशन है अल्फा, ये a1 है, तो लीनियर एक्सेलरेशन क्या होता है r इंटू अल्फा, मतलब कि एंगुलर एक्सेलरेशन, लिखा था कि नहीं, याद करो ये जल्दी से, a इज इक्वल टू क्या था, r इंटू अल्फा, ठीक है। तो यहां पर क्या आ जाएगा r1, और ये अल्फा 1 नहीं आएगा, अल्फा की जगह पे अल्फा ही रहेगा। इसके पीछे का मेन कारण भूल गए कि याद है, जल्दी बताओ, ये वाला कारण है इसका, क्या कारण है कि अगर मान लो ये पार्टिकल यहां से यहां तक जा रहा है, एंगुलर पार्ट उसका सेम है, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ पाई बाय 2, इसके लिए भी एंगुलर डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ पाई बाय 2, लेकिन लीनियर डिस्प्लेसमेंट इसमें ज्यादा है, इसमें कम है, और इसमें लीनियर डिस्प्लेसमेंट क्या है, ज्यादा है। समझ में आ रहा है कि नहीं, तो यहाँ लीनियर डिस्प्लेसमेंट कम है, यहाँ लीनियर डिस्प्लेसमेंट ज्यादा है, इसलिए वेलोसिटी यहाँ कम होगी, वेलोसिटी यहाँ पर ज्यादा होगी, एक्सेलरेशन यहाँ पर कम होगा, एक्सेलरेशन वहां पर क्या हो जाएगा, ज्यादा हो जाएगा, लेकिन एंगुलर वाली वैल्यूज कभी जगह पे क्या रहेगी, सेम रहेगी, क्लियर। तो इस वजह से आगे हम, हाँ इस जगह पे, तो इस वजह से ये a1 की जो वैल्यू होगी वो क्या हो जाएगी, r1 इंटू अल्फा हो जाएगी। समझ में आएगी नहीं, ठीक है। तो यहाँ पर टाउ1 की वैल्यू क्या हो जाएगी, टाउ1 इज इक्वल टू r1 m1, और a1 की जगह पे क्या आ जाएगा, r1 इंटू अल्फा। क्या ये क्लियर हो गया। तो ये टाउ1 की वैल्यू क्या आ जाएगी, इसको और सिंप्लीफाई करके लिखते हैं, m1 r1 का स्क्वायर हो जाएगा, और ये क्या आ जाएगा, अल्फा हो जाएगा। क्या ये क्लियर हो गया, ठीक है। ये अभी मैंने फर्स्ट वाले पार्टिकल के लिए बनाया, सेकंड वाले पार्टिकल के लिए भी ऐसा ही होगा, बस उसके लिए रेडियस और मास बदल जाएगा। तो टाउ2 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, m2 r2 स्क्वायर, और ये क्या हो जाएगा, अल्फा। एंगुलर एक्सेलरेशन सेम रहने वाला है, लेकिन लीनियर एक्सेलरेशन अलग अलग होगा। जो पार्टिकल दूर है उसके लिए लीनियर एक्सेलरेशन ज्यादा होगा। टाउ3 के लिए भी सेम होगा, m3 r3 स्क्वायर, और इधर पे आ जाएगा अल्फा। ऐसा करते हुए कितने पार्टिकल है पूरे बॉडी में, सिस्टम ऑफ पार्टिकल में n पार्टिकल है, तो आखिरी वाले पार्टिकल के लिए हो जाएगा टाउ n इज इक्वल टू mn, और ये हो जाएगा rn स्क्वायर, और यहां पर आ जाएगा अल्फा। समझ में आया। तो पूरी बॉडी का जो टॉर्क होगा, पूरी बॉडी का जो टॉर्क होगा उसको हम टाउ से डिनोट कर देते हैं। तो टाउ इज इक्वल टू टाउ1 प्लस टाउ2 प्लस ऐसा करते हुए गेट टाउ n तक। यहां तक क्लियर हो गया सबको, ठीक है। तो टाउ इज इक्वल्स टू टाउ1 की जगह पे कौन सी वैल्यू रख दो, ये वाली वैल्यू रख दो, क्या हो जाएगा, m1 r1 स्क्वायर अल्फा। अगले वाले में आ जाएगा m2 r2 स्क्वायर अल्फा। ऐसा करते हुए लास्ट वाले में आ जाएगा mn
Rn स्क्वायर अल्फा। यहां तक हो गया सबका, जल्दी बताओ क्या कॉमन निकल जाएगा? अल्फा, अल्फा निकल गया कॉमन। तो यहां पर बचा m1 r1 स्क्वायर प्लस m2 r2 स्क्वायर प्लस m3 r3 स्क्वायर अप टू mn rn स्क्वायर। क्या यहां तक आया सबका, जल्दी बताओ। अब ये देखो, इसीलिए मैंने साइड में ये फॉर्मूला लिखाया था ताकि याद कर पाओ। ये किसका फॉर्मूला है? ये किसका फॉर्मूला है? मोमेंट ऑफ इनर्शिया का। पहले वाले पार्टिकल का मोमेंट ऑफ इनर्शिया I1, दूसरे वाले का I2, तीसरे वाले का I3। तो टाउ इज इक्वल टू अल्फा, और इधर पे क्या आ जाएगा? I1 प्लस I2 प्लस I3 प्लस सो ऑन अप टू क्या हो जाएगा? ये IN हो जाएगा। क्या यहां तक क्लियर हो गया? और सारे पार्टिकल के, सारे छोटे छोटे पार्टिकल के मोमेंट ऑफ इनर्शिया का सम करोगे तो क्या मिलेगा? पूरी बॉडी का मोमेंट ऑफ इनर्शिया। और उसको हम किससे डिनोट करेंगे? आई से। तो टाउ इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? अल्फा इनटू आई। तो कई बार ये डेरिवेशन पूछता है, ध्यान में रखना, बहुत सिंपल है। ठीक है, देख लिया। अब इस चीज को तुम लोग वर्ड में लिख के बताओ, डिफाइन करके बताओ। अगर बोलता है 1 मार्क के लिए पूछता, व्हाट इज रिलेशन बिटवीन एंगुलर टॉर्क एंड मोमेंट ऑफ इनर्शिया, तो आप कैसे लिखोगे? टॉर्क इज प्रोडक्ट ऑफ, किसका प्रोडक्ट है ये? एंगुलर एक्सेलरेशन एंड मोमेंट ऑफ इनर्शिया। लिख लो इस चीज को। हाँ, बॉडी के हिसाब से बोले तो टोटल टॉर्क, टोटल मोमेंट ऑफ इनर्शिया। लिख लो, टॉर्क इज प्रोडक्ट ऑफ एंगुलर एक्सेलरेशन एंड मोमेंट ऑफ इनर्शिया लिख लिया सबने? हो गया। नेक्स्ट लिखो, रिलेशन बिटवीन, सेकेंड डेरिवेशन है छोटा सा ये भी, रिलेशन बिटवीन एंगुलर मोमेंटम and moment of inertia सार्थक, एंगुलर मोमेंटम को किससे डिनोट करते हैं? हाँ, एंगुलर दृष्टि, एंगुलर मोमेंटम को किससे डिनोट करते हैं? इसीलिए मैं बार बार पूरा रिवाइज कराता हूं। हाँ बता, तू बता रहा है। हाँ, एल से एंगुलर मोमेंटम को डिनोट करते हैं किससे? एल से। याद आया कि नहीं? अभी स्टार्टिंग में पूरा रिवाइज कराया था ये। हाँ, एंगुलर मोमेंटम एल। लीनियर मोमेंटम को किससे डिनोट करते थे? लीनियर मोमेंटम को किससे डिनोट करते थे? पी से। लीनियर मोमेंटम का क्या फॉर्मूला होता है, कैसे निकालते थे? हाँ सिद्धि, लीनियर मोमेंटम को कैसे निकालते हैं, जल्दी बताओ। चैतन्य, लीनियर मोमेंटम m इंटू बी, मास इंटू वेलोसिटी। और एंगुलर मोमेंटम मैग्नीट्यूड बताओ, सिर्फ क्रॉस में, वेक्टर में नहीं बताओ। क्या होता है? आर, वेक्टर आर। अच्छा, वेक्टर में बता रहा हूं, वेक्टर में बता दो क्या होता था? वेक्टर आर क्रॉस वेक्टर बी। समझ में आएगी नहीं? यहाँ आर का मतलब क्या है? आर्म लेंथ हो गया। मतलब जैसे वो पूरा वाला डायग्राम देखो, अभी जो हमने किया था ये वाला डायग्राम पूरा, ये वाला अगर पूरा डायग्राम मैं ले रहा हूं, है ना, तो यहाँ पर ये वाले पार्टिकल का जो एंगुलर मोमेंटम होगा उसको मैं किससे डिनोट करूंगा? L1 से। तो वो क्या हो जाएगा? R1 हो जाएगा। R1 इसकी आर्म लेंथ इनटू यहाँ पर क्या हो जाएगा? P1 मतलब इस पार्टिकल का कौन सा मोमेंटम? लीनियर मोमेंटम। समझ में आया कि नहीं ये चीज? तो L1 इज इक्वल टू कितना हुआ? R1 इंटू P1। यहां तक क्लियर हो गया सबको? ठीक है। अब ये बताओ P1 की वैल्यू क्या होगी? तो P1 मतलब उस पार्टिकल का लीनियर मोमेंटम, उसको हम कैसे लिख सकते हैं? P1 इज इक्वल टू क्या होगा? M1 इंटू V1। तो L1 इज इक्वल टू क्या देगा? R1, और लीनियर मोमेंटम का फॉर्मूला लगा दिया, M1 V1 हो गया। समझ में आया क्या ये चीज? बताओ जल्दी। ये सारे फॉर्मूले पहले पढ़े हुए पूरे याद करते रहने पड़ेंगे, बीच में बताते जाऊंगा। ठीक है, तो यहाँ पर P1 की जगह पे आ गया M1 V1। यहां तक क्लियर हो गया? ठीक है,
अब हमें इसका रिलेशन निकालना है, एल का रिलेशन निकालना है। किससे निकालना है इसका रिलेशन, जल्दी बताओ। मोमेंट ऑफ इनर्शिया। मोमेंट ऑफ इनर्शिया को हम किससे डिनोट करते हैं, आई से। क्या होता है मोमेंट ऑफ इनर्शिया का फॉर्मूला, अभी थोड़ी देर पहले यूज किया था। आई इज इक्वल टू क्या होता है, बोलो जल्दी, एम आर स्क्वायर। ये होता है एम आर स्क्वायर। तो भाई यहाँ पर एल की वैल्यू हमें मिल रही है और हमें किसकी वैल्यू चाहिए, यहाँ पर आई की वैल्यू चाहिए। अब देखो यहाँ पर आई में क्या आता है, आर स्क्वायर आता है। मास तो आता है लेकिन साथ में क्या आता है, आर स्क्वायर आता है, लेकिन यहाँ पर सिर्फ आर आ रहा है। तो ये वाली जो वेलोसिटी है, ये वाली जो वेलोसिटी कौन सी, लीनियर है कि एंगुलर है, लीनियर। इसको एंगुलर में बदल सकते हैं ना, क्या है फॉर्मूला, रिलेशन क्या है, v इज इक्वल टू क्या होता है, ओमेगा इंटू आर। समझ में आएगा नहीं सबको ये। यहां पर L1 इज इक्वल टू R1 M1 और V1 की जगह पे क्या पुट करेंगे, ओमेगा इंटू R1। ओमेगा 1 नहीं डालेंगे, ओमेगा सभी के लिए सेम होगा, हर एक पार्टिकल के लिए ओमेगा सेम होगा, क्योंकि हर पार्टिकल का एंगुलर डिस्प्लेसमेंट सेम है, इसलिए एंगुलर वेलोसिटी भी क्या होगी, सेम होगी। क्लियर हो गया ये चीज। तो L1 की वैल्यू क्या आ जाएगी यहाँ पर, M1 R1 स्क्वायर और इधर पे क्या आ जाएगा, ओमेगा। क्या ये क्लियर हो गया सबको। तो जो फर्स्ट वाले पार्टिकल के लिए हमने फॉर्मूला डिराइव किया, सेकंड के लिए भी वही चीज होगा, L2 के लिए भी वही बनेगा। क्या चेंज हो जाएगा इसमें, M2 R2 स्क्वायर और इधर पे ओमेगा उसके लिए भी सेम है। ऐसा करते हुए टोटल हमारे पास n पार्टिकल्स है पूरे सिस्टम में, तो ये हो जाएगा Mn Rn स्क्वायर और इधर पे क्या आ जाएगा, ओमेगा। यहां तक क्लियर हो गया। अब पूरी बॉडी का एंगुलर मोमेंटम जो होगा, इन सारे छोटे छोटे मोमेंटम का सम होगा, सारे छोटे छोटे पार्टिकल्स के मोमेंटम का सम होगा। तो ये क्या हो जाएगा, M1 R1 स्क्वायर प्लस M1 R1 स्क्वायर ओमेगा प्लस M2 R2 स्क्वायर ओमेगा प्लस सो ऑन। ऐसा करते हुए कहां तक जाएंगे, Mn Rn स्क्वायर इंटू ओमेगा। एक बार चेक करो यहां तक समझ में आया क्या, बताओ जल्दी। हाँ, अब इन सब में से क्या कॉमन निकल रहा है, ओमेगा निकल जाएगा कॉमन, तो क्या बच जाएगा ब्रैकेट के अंदर, M1 R1 स्क्वायर प्लस M2 R2 स्क्वायर एंड सो ऑन अप टू Mn Rn स्क्वायर। चेक कर लो यहां तक क्लियर हो गया क्या सबका। अब ये जो M1 R1 स्क्वायर है, इसका मतलब क्या है, एम आर स्क्वायर क्या होता है, आई होता है ना। आई का मतलब क्या होता है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया। तो पहले वाले पार्टिकल का मोमेंट ऑफ इनर्शिया, तो उसको हम किससे डिनोट कर देंगे, I1 से। दूसरे वाले पार्टिकल का तो किससे डिनोट करेंगे, I2 से। ऐसा करते हुए कहां तक गए हम, IN तक। समझ में आई ये चीज। तो L इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, L इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, ओमेगा इंटू आई। सारे छोटे छोटे आई का सम कर दो तो कैपिटल आई बन जाएगा, हो जाएगा ओमेगा इंटू आई। अब इससे क्या डेफिनेशन बन गई, क्या रिलेशन बना, एल का मतलब क्या है, एंगुलर मोमेंटम इज प्रोडक्ट ऑफ एंगुलर वेलोसिटी एंड मोमेंट ऑफ इनर्शिया। एंगुलर मोमेंटम इज प्रोडक्ट ऑफ एंगुलर वेलोसिटी एंड मोमेंट ऑफ इनर्शिया। देख लिया सबने। हो गया सबका यहां तक, चलो। अब बहुत सारी जगह पे ना ये सारे रिलेशन डायरेक्ट पूछता है, एसआई यूनिट पूछता है, और क्या क्या पूछता है, डायमेंशंस पूछता है सारी चीजों के। तो वो सब आप आराम से कैलकुलेट कर सकते हो, निकाल सकते हो, रिलेशन भी आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, हटा दो ये पूरा, याद रहेगा ना। हाँ चलो ठीक है। लक्ष्य ये बता, एंगुलर मोमेंटम का एसआई यूनिट क्या होता है। हाँ, एंगुलर मोमेंटम का, एंगुलर मोमेंटम बोला मैंने, एंगुलर मोमेंटम का
यूनिट क्या होता है, डायमेंशन नहीं पूछा मैंने, यूनिट पूछा है। हाँ। तो फॉर्मूला क्या है, देख लो आराम से, कुछ नहीं भाई, ये देख लो एल हो गया, एल इज इक्वल टू क्या होता है, एंगुलर मोमेंटम, मतलब समझ गए ना एल। अभी हमने लिखा था, क्या लिखा था फॉर्मूला, आर इंटू पी, ये लिखा था ना। पी का मतलब क्या होता है, लीनियर मोमेंटम। लीनियर मोमेंटम क्या होता है, एम इंटू वी, समझ गए। अब ये रेडियस की यूनिट क्या होती है बताओ, रेडियस मतलब की लेंथ हो गई, तो मतलब ये क्या हो जाएगी, मीटर। मास की यूनिट क्या होती है, केजी। वेलोसिटी की यूनिट क्या होती है, मीटर पर सेकेंड। तो बताओ क्या होगा इसका यूनिट, केजी मीटर स्क्वायर पर सेकेंड। बताओ क्या ये फॉर्मूले से यूनिट बना सकते हो, नहीं बना सकते, डायमेंशन भी उससे बन सकता है। ठीक है, अच्छा ये बताओ मोमेंट ऑफ इनर्शिया की यूनिट क्या होती है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया। मोमेंट ऑफ इनर्शिया किससे डिनोट करते हैं, आई से। आई फॉर्मूला क्या था बताओ जल्दी, एम आर स्क्वायर, एम आर स्क्वायर। एम का मतलब क्या होता है यहाँ पर, मास। मास की यूनिट क्या होती, केजी। आर का मतलब क्या हुआ, रेडियस, लेंथ। लेंथ की यूनिट क्या होती, मीटर। तो उसकी यूनिट क्या देगी, केजी इंटू मीटर स्क्वायर। समझ में आएगी नहीं ये चीज। तो जो भी आपने फॉर्मूला पढ़ा है उससे आप यूनिट ध्यान में रखोगे, यूनिट ध्यान में रहेगा, फॉर्मूला ध्यान में रहेगा, और दोनों ध्यान में रहेगा तो फिर न्यूमेरिकल बनेगा। क्योंकि अभी मैं वो करवा रहा हूं, तो सबसे पहला काम आपको क्या करना पड़ेगा, हर एक क्वेश्चन में ना जो यूनिट है या तो जो स्टेटमेंट है उससे आपको पहचानना पड़ेगा कि क्या गिवन है। अच्छा ये बताओ थीटा की यूनिट क्या होती है, रेडियन। ओमेगा की यूनिट क्या होती है, रेडियन पर सेकेंड। और अल्फा की यूनिट क्या होती है, रेडियन पर सेकेंड स्क्वायर। समझ में आएगी चीज। चलो अब आते हैं क्वेश्चन, स्टार्ट करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन। एक और इम्पोर्टेंट चीज था यार, वो छूट गया, वो भी बताना है, सूट करने के लिए एक और चीज लिखो। थोड़ा सा थ्योरेटिकल टाइप का टॉपिक है, उसके एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चन आ सकते हैं। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम, एंगुलर मोमेंटम। ठीक है, इसका स्टेटमेंट पहले देखो फिर मैं समझा रहा हूं। इन द एब्सेंस ऑफ एक्सटर्नल फोर्स, in the absence of external torque, in the absence of external torque, angular momentum of a body remains constant. Angular momentum of body remains constant. Angular momentum of body remains constant. क्लियर क्या सब में, ओके। अब थोड़ा यहाँ पर ध्यान देना, अगर आप लोगों को याद होगा हमने एक दो क्लास पहले ये वाला फॉर्मूला डिराइव किया था, dl by dt इज इक्वल टू क्या था, टाउ। याद है क्या, याद नहीं है, भूल गए, थोड़ा बहुत याद है, कुछ ज्यादा बड़ा था नहीं इसके डेरिवेशन में। देख लो क्या था, एल का फॉर्मूला क्या होता है, एल क्या होता है ये याद है कि नहीं, एल क्या होता है बताओ जल्दी। अरे अभी तो 50 बार किया हमने, एल क्या होता है, एंगुलर मोमेंटम। एंगुलर मोमेंटम का क्या था फॉर्मूला बताओ जल्दी, वेक्टर आर क्रॉस वेक्टर पी। इन शॉर्ट में क्या लिख सकता हूं, आर इंटू पी, ये लिख सकता हूं। आर का मतलब क्या हो गया, आर्म लेंथ हो गया, रेडियस हो गया। पी का मतलब क्या हो गया, लीनियर मोमेंटम हो गया। यहां तक क्लियर हो गया, ठीक है। अब यहाँ पी की वैल्यू क्या होती है, लीनियर मोमेंटम। पी इज इक्वल टू क्या होता है, मास इंटू वेलोसिटी। क्लियर हो गया ये चीज। तो यहाँ पर पी की जगह पे क्या लिख सकते हैं, मैं एम इंटू पी, ये लिख सकते हैं। क्लियर हो गया ये चीज। अब इसको डिफरेंशिएट कर देते हैं टाइम के रिस्पेक्ट में। डिफरेंशिएट करेंगे तो क्या आ जाएगा, डीएल बाय dt। इधर पे भी क्या आ जाएगा, डी बाय dt, और इधर पे क्या हो गया, आर इंटू एम इंटू बी। क्लियर हो गया ये चीज। अगर मैं एक पार्टिकल के लिए ले रहा हूं, एक पार्टिकल, मान लो ये पार्टिकल मेरा P1 है जो रोटेशनल मोशन में, समझ गया ना। तो उसके लिए मास कांस्टेंट होगा, रेडियस कांस्टेंट होगा, क्या चीज वेरी करेगा, उसका लीनियर वेलोसिटी वेरी करेगा, v की वैल्यू चेंज होगी। तो जो कांस्टेंट है वो डिफरेंशिएशन के बाहर आ जाएगा, तो r इंटू एम बाहर आ गया, तो क्या बच जाएगा यहाँ पर dv बाय dt। dv बाय dt का मतलब क्या होता है, वेलोसिटी अपॉन टाइम क्या होता है, एक्सेलरेशन। तो ये क्या बन जाएगा, एक्सेलरेशन a। तो ये क्या देगा, r इंटू एम इंटू a। समझ में आएगी नहीं ये चीज, m इंटू ए, मास इंटू एक्सेलरेशन, किसका फॉर्मूला है, फोर्स का। तो ये क्या बन गया, फोर्स बन गया। तो ये गया एफ इंटू आर, फोर्स इंटू आर। समझ में आया। अब ये फोर्स इंटू आर क्या है, थोड़ा सा याद करो जल्दी, ये कहां पर आया था,
सबसे स्टार्टिंग में टॉर्क, टॉर्क याद है कि नहीं? ये बताया मैंने, लीवर बताया था या एक डोर बताया था, यहाँ पर फोर्स लग रहा है, यहाँ पर उसकी रेडियस आर है, क्लियर हो गया ये चीज? तो फोर्स इनटू आर्म लेंथ, ये किसका फॉर्मूला था? टॉर्क था। टॉर्क को किससे डिनोट करते हैं हम? टाउ से। तो टाउ, तो डीएल बाई डी का वैल्यू कितना आया था? टाउ आया था। ये हमने एक बार और पहले डिराइव किया कुछ समय पहले, है ना? इससे हमने टाउ को डिफाइन भी किया था एक और तरीके से। कैसे डिफाइन किया था? टाउ मतलब कि टॉर्क क्या है? रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर मोमेंटम। एंगुलर मोमेंटम का डिफरेंशिएशन विद रेस्पेक्ट टू टाइम इज रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर मोमेंटम। समझ में आया ये चीज? ठीक है, तो आपको ये जो लॉ पढ़ना है ना, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम, इसके लिए आपको ये रिलेशन की जरूरत पड़ेगी जो अभी मैंने लिखा है सामने। ठीक है, अब बताओ आपने स्टेटमेंट क्या लिखा? स्टेटमेंट क्या लिखा? पढ़ो। इन द अब्सेंस ऑफ एक्सटर्नल टॉर्क, मतलब एक्सटर्नल टॉर्क नहीं है। एक्सटर्नल टॉर्क नहीं है मतलब टाउ की वैल्यू क्या है? जीरो है। टाउ की वैल्यू जीरो है मतलब ये वाली वैल्यू टाउ इज इक्वल टू क्या हो गया? जीरो। टाउ जीरो, तो डीएल बाई डी क्या हो जाएगा? क्या होगा डीएल बाई डी? जीरो। डीएल बाई डी क्या होगा? जीरो। अब डिफरेंशिएशन तुम लोगों ने पढ़ा है ना, जल्दी बताओ। डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स स्क्वायर क्या होता है? 2x। डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स क्या होता है? बताओ जल्दी। x का डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा? 1। अब ये बताओ डी बाई डी एक्स ऑफ 1 क्या होगा? डी बाई डी एक्स ऑफ 2 क्या होगा? डी बाई डी एक्स ऑफ 3 क्या होगा? तो इसका मतलब जितने भी कांस्टेंट है सबका डिफरेंशिएशन क्या होता है? जीरो। मतलब अगर L का डिफरेंशिएशन जीरो है मतलब L क्या है? कांस्टेंट। L अगर कांस्टेंट है, L अगर कांस्टेंट है, L क्या है? L क्या था? एंगुलर मोमेंटम। मतलब एंगुलर मोमेंटम क्या होगा? कांस्टेंट रहेगा, फिक्स्ड रहेगा, चेंज नहीं होगा। कब? जब टॉर्क की वैल्यू क्या होगी? जीरो होगी। जब एक्सटर्नल टॉर्क क्या होगा? जीरो होगा। समझ में आई ये चीज? ठीक है, अब इसका यहां तक कर लो, पहले यहां तक कंप्लीट करो, फिर इसकी कुछ एप्लीकेशंस बताता हूं। ठीक है, implies L is constant. L is constant. यहां तक हो गया? तो अभी हमने देखा था L कांस्टेंट हुआ, तो L को और हम क्या बोल सकते हैं? L मतलब R इंटू M इंटू V, ये क्या हो गया? कांस्टेंट। समझिए ना, L किससे मिलके बना? इसी से तो बना, R इंटू M इंटू V। अब ये बताओ R M और V, R M और V, इसको और मैं क्या लिख सकता हूँ पता है? ये भी लिख सकता हूँ, M इंटू ओमेगा लिख सकता हूँ। क्यों लिख सकता हूँ M इंटू? नहीं, M इंटू ओमेगा नहीं, क्या लिख सकता हूँ? M इंटू ओमेगा R स्क्वायर, ऐसा भी लिख सकता हूँ। क्यों लिख सकता हूँ ओमेगा R स्क्वायर? क्योंकि V की वैल्यू क्या होती है? V इज इक्वल टू क्या होता है? ओमेगा R होता है। तो V की जगह पे अगर मैं ओमेगा R डालूंगा तो ओमेगा R इंटू R मतलब ये हो जाएगा, है ना? समझ गए ये चीज? आया वसुधा, समझ गए? हाँ, तो L अगर कांस्टेंट है मतलब ये भी कांस्टेंट है, मतलब ये भी कांस्टेंट है। समझ गए ना ये चीज? ठीक है, अब इस पे बेस्ड कई सारे केस स्टडी बनते हैं, वो समझना कौन कौन से एग्जांपल्स हैं जो इस पे बेस्ड है। ठीक है, अब देखो यहां पर ना, ये तीनों चीजों की वैल्यू अगर कांस्टेंट है, ध्यान से सुनना मैं जो बता रहा हूं, ये तीनों चीजों का प्रोडक्ट, अभी इसको लेते हैं पहले, R इंटू एम इंटू वी, ये तीनों चीजें अगर मान लो कांस्टेंट है ना, तीनों का प्रोडक्ट कांस्टेंट है, तो यहां पर मास तो हमेशा कांस्टेंट होगा किसी भी बॉडी का जिसका हम ले रहे हैं। तो कौन सी दो चीजें चेंज होगी? रेडियस चेंज हो सकता है और क्या हो सकता है? वेलोसिटी चेंज हो सकता है। एक वीडियो है, आपने कई बार देखा होगा, मैं सोचा था लाके दिखाऊंगा, लेकिन कई जगह पे अगर आप YouTube पे स्क्रॉल करोगे तो वाला वीडियो आपको दिख जाएगा, इस पे बेस्ड लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम रोटेशनल मोशन पे, जिसमें एक पर्सन चेयर पे बैठा होता है और चेयर रिवॉल्व करती होती है, और वो जो भी डंबल से जो भी पकड़ा रहता है दूर में पकड़ा रहता है, तो नॉर्मल रिवॉल्व करता है। जैसे ही वो पास में लाता है तो उसकी स्पीड बढ़ जाती है। देखा है क्या कभी किसी ने वीडियो? देखा होगा शायद, नहीं देखा होगा तो और कई सारे रियल लाइफ इंसिडेंसेस देखोगे। कोई बैक फ्लिप मारता है तो वो कैसे करता है? वो अपने आप को एकदम सिक्योर लेता है, समझे कि नहीं?
और कब देखा होगा, स्केटिंग में देखा होगा। अगर कोई स्केटिंग में रोटेशनल मोशन करता है तो अपनी बॉडी को फास्ट फास्ट में ले आता है। यूजुअली आइस स्केटिंग में ऐसा बहुत बार होता है, उसकी स्पीड बढ़ जाती है। लेकिन अगर वो बॉडी को फैला के रखता है तो उसकी स्पीड क्या हो जाती है, कम हो जाती है। ये आपने कई इंसिडेंसेस पे देखा होगा। तो ये इंसिडेंसेस जो है इसी कंसेप्ट पे बेस्ड है। क्योंकि अगर मान लो वो रोटेशनल मोशन कर रहा है, कोई स्केटिंग कर रहा है, अगर वो रोटेशनल मोशन कर रहा है तो उसका मास तो कांस्टेंट है, मतलब एम की वैल्यू उसकी क्या हो गई, फिक्स हो गई। अब दो ही चीजें चेंज हो सकती है, उसकी वेलोसिटी और उसका आर्म लेंथ चेंज हो सकता है, मतलब उसकी लेंथ कितनी ज्यादा है। तो अगर मान के चलो वो फैल के खड़ा हुआ है तो उसकी लेंथ क्या हो गई, ज्यादा हो गई। लेंथ ज्यादा हो गई मतलब आर की वैल्यू ज्यादा हो गई। आर की वैल्यू ज्यादा हो गई, ओवरऑल वैल्यू आपको क्या मिलनी है, कांस्टेंट। तो वेलोसिटी उसकी क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। समझ में आएगी नहीं। और अगर मान लो वो आर्म को सिकोड़ लिया, आसपास ले आए, तो उस केस में क्या होगा, उस केस में आर की वैल्यू कम हो जाएगी, तो वेलोसिटी उसकी क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। क्योंकि ओवरऑल वैल्यू उसकी क्या होने वाली है, कांस्टेंट होने वाली है। समझ में आ रहा है कि नहीं। तो इसलिए अगर कोई फ्लिप करता है तो उस समय अपनी बॉडी को पास में ले आता है, जिससे क्या हो जाता है, पास में आ जाता है तो आर की वैल्यू क्या हो जाती है, कम हो जाती है, जिससे उसको एंगुलर वेलोसिटी क्या मिल जाती है, ज्यादा मिल जाती है। क्योंकि देखो यहाँ पर ये दोनों चीजें भी एक दूसरे से रिलेटेड है ना। आर की वैल्यू अगर मान लो कम हो जाएगी, आर की वैल्यू कम होगी तो ओमेगा की वैल्यू क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। तो उसका एंगुलर वेलोसिटी बढ़ जाएगा, इसलिए वो ज्यादा रिवॉल्व कर पाएगा। घर में भी अगर आप लोग ये एक्सपेरिमेंट करके देखोगे, अगर एक बॉटल को भी फ्लिप करोगे तो वो उसके ऊपर डिपेंड करेगा। समझ में आ रहा है कि कितने बार रिवॉल्व कर रहा है। ठीक है, ओके। तो ये इस पे बेस्ड कई सारे केस स्टडी वाले क्वेश्चन आ सकते हैं, मतलब क्या रीजन है उसके पीछे का, ये सब ध्यान रखना। चलो नेक्स्ट आते हैं न्यूमेरिकल्स पे। एक और इंसिडेंस है, अगर आपने कभी वीडियो देखा होगा तो अर्थ का जो रोटेशन होता है अबाउट द सन, एक्चुअली एलिप्टिकल पाथ में होता है। कैप्लर्स लॉ के अकॉर्डिंग, 9th में आप लोग पढ़ते हैं ग्रेविटेशन के अंदर, तो अर्थ ऐसा रिवॉल्व करता है जिसमें जो सन होता है वो उसके एक फोकस पे होता है, ये आपने पढ़ा है। जब वो रिवॉल्व करता है, जब वो यहाँ पर रहता है, अगर आप वीडियो देखोगे इसका प्रॉपर्ली एनिमेटेड वीडियो, तो उसमें क्या होता है, जब वो यहाँ पर रहता है ना तो बहुत स्लो स्लो चलता है। लेकिन जैसे ही वो यहाँ पर आता है ना तो एकदम स्पीड से मूव आउट करता है। किसी ने देखा है क्या ये एनिमेटेड वीडियो? नहीं देखा तो इसको देखना। मैं दिखाने वाला था लेकिन अभी टाइम नहीं, इसलिए उसको मैं स्किप कर रहा हूं फिलहाल उस क्वेश्चन को। कभी आप इसका एनिमेटेड वीडियो देखोगे ना तो सन से जितना दूर है, मतलब आर की वैल्यू जितनी ज्यादा है, वी की वैल्यू उतनी कम होगी। समझ गए ना, क्योंकि ओवरऑल मोमेंटम यहाँ पर क्या होगा, कांस्टेंट होगा। तो इसलिए जैसे ही वो पास में आता है तो आर की वैल्यू कम हो जाती है, तो वेलोसिटी उसकी क्या हो जाती है, बढ़ जाती है। क्या ये क्लियर हो गया? चलो अब स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन से। तो लिखना फर्स्ट क्वेश्चन, अ व्हील ऑफ मास, ये जेडब्ल्यू मेन का सिंपल क्वेश्चन है ना एकदम। अ व्हील ऑफ मास 8 kg, अ व्हील ऑफ मास 8 kg। तो इंपॉर्टेंट चीजें नोट करते चलना, मास 8 kg, तो m इज इक्वल टू 8 kg। एंड रेडियस ऑफ गायरेशन, एंड रेडियस ऑफ गायरेशन किससे डिनोट करते थे? रेडियस ऑफ गायरेशन को बताओ, k से। रेडियस ऑफ गायरेशन k इज इक्वल टू 25 सेंटीमीटर। 25 सेंटीमीटर is rotating at 300 rpm, 300 rpm, full stop. What is the moment of inertia? What is the moment of inertia? Moment of inertia को किससे डिनोट करते हैं? Moment of inertia, inertia मतलब क्या, I, तो किससे डिनोट करते हैं? I से। तो क्या निकालना है यहाँ पर? I। क्वेश्चन को पढ़ के ये दो चीजें नोट कर लिया था ना अच्छे से, m गिवन है, k गिवन है, I निकालना है। तो क्या है फॉर्मूला बताओ तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया का? I इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, m r स्क्वायर। अगर एक पार्टिकल के लिए देख रहे हैं, पूरी बॉडी के लिए देख रहे हैं, तो क्या लगेगा, कैपिटल M k स्क्वायर। लिखा था आपने, सीधे सीधे मास और k की वैल्यू पुट कर दो, खत्म, आ गया आंसर, और कुछ नहीं करना। समझ गए? हाँ एक चीज, लेकिन इसके यूनिट को कन्वर्ट कर देना मीटर में। 25 बाय इसको क्या लिखोगे, 100, ऐसा यूनिट में कन्वर्ट करोगे, मीटर्स में आ जाएगा। तो क्या आ जाएगा, I इज इक्वल टू 8 इंटू 25 बाय 100, मतलब 25 वन सा 4 सा, तो कितना हो जाएगा, 8 बाय 2, 8 बाय 4 आएगा ना, 8 बाय 4 मतलब कितना आ जाएगा, 2 kg मीटर स्क्वायर। देखा था ना हमने यूनिट क्या होगा, दैट्स इट, और कुछ नहीं।
अच्छा, इसका ये जो 300 आरपीएम है इसका कोई यूज ही नहीं है, समझ गए। लेकिन 300 आरपीएम से आप कौन सी वैल्यू निकाल सकते हो ये बताओ बस। आरपीएम का मतलब पता है सबको क्या होता है? रोटेशन पर मिनट। आर का मतलब रोटेशन, पी का मतलब पर, एम का मतलब मिनट। मतलब एक मिनट में कितने बार वो व्हील घूम रहा है? 300 टाइम्स। एक सेकंड में कितने बार घूमेगा बताओ? एक सेकंड में कितने बार रिवॉल्व करेगा? तो 300 डिवाइडेड बाय 60 कर दोगे तो ये जीरो कट तो कितना हो जाएगा? 5। तो मतलब इसको लिखोगे 5 आरपीएस। आरपीएस का मतलब रोटेशन पर सेकेंड। समझ में आई ये चीज? यहां तक क्लियर हुआ? लेकिन ये वाली वैल्यू आज जो हमने पढ़ा, पहले 2-3 दिनों में जो पढ़ा था, उसमें किस सिंबल को रिलेट करता है, किस चीज को बताता है? डिस्प्लेसमेंट बता रहा है, वेलोसिटी बता रहा है, क्या बता रहा है? चलो बताओ। फ्रीक्वेंसी बता रहा है। फ्रीक्वेंसी को किसी से रिलेट कर सकते हैं क्या? हाँ बताओ। याद है ओमेगा इज इक्वल टू 2 पाई एफ, ये पढ़ा है कि नहीं? 2 पाई एफ। एफ का मतलब क्या होता है? फ्रीक्वेंसी। नहीं भी पढ़ा तो कॉमन सेंस लगाओ। कॉमन सेंस क्या लगाओ समझो इधर पे। एक सेकेंड में ये 5 राउंड लगा रहा है, एक सेकेंड में 5 राउंड। जब एक राउंड लगाएगा तो कितना एंगल बनाएगा? एक राउंड में कितना एंगल बनाएगा? 360 डिग्री, मतलब 2 पाई रेडियन। एक राउंड में 2 पाई रेडियन। तो 5 राउंड में कितने बार घूम रहा है? 5 बार घूम रहा है, मतलब कितना एंगल बनेगा? कितना एंगल बनेगा? 5 इंटू 2 पाई, मतलब कितना हो जाएगी? 10 पाई। 10 पाई। और इसकी यूनिट क्या हो जाएगी? रेडियन पर सेकेंड। एक सेकेंड में 5 बार घूमा ना, तो एक सेकेंड में कितना एंगल बना? एक सेकेंड में 10 पाई का एंगल बना। तो एक्चुअली रेडियन पर सेकेंड मतलब ये क्या दे रहा है आपको? ओमेगा। ओमेगा का मतलब क्या होता है? एंगुलर वेलोसिटी। समझ में आई चीज? तो सिर्फ अगर आप ये यूनिट को ध्यान से समझ गए ना, तो न्यूमेरिकल आपसे फटाफट बन जाएगा। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, हटा रहा हूं इसको मैं। इसका यूज नहीं था, हालांकि इस क्वेश्चन में आंसर बस यहीं पर था। नेक्स्ट क्वेश्चन नोट करना। 3 mass points M1, M2, M3 are located at vertices of equilateral triangle of length A. Located at vertices of equilateral triangle of length A. ये जो अपने लाइन लिखी है इसका मतलब समझ में आया क्या लिखा है? क्या है? यस, ये एक इक्विलेटरल ट्रायंगल है, उसके तीनों वर्टाइसेस पे 3 मासेस है, M1, M2 और M3। ये समझ में आया? और क्या लिखा है? उसकी साइड की लेंथ आपको गिवन है, कितनी गिवन है? A। तो इक्विलेटरल ट्रायंगल तीनों साइड्स की लेंथ A। डन, यहां तक हो गया सबका। नेक्स्ट आगे क्वेश्चन लिखा है, व्हाट इज द मोमेंट ऑफ इनर्शिया? क्या निकालना है बताओ क्वेश्चन में? मोमेंट ऑफ इनर्शिया को किससे डिनोट करते हैं? I से। I इज इक्वल टू क्वेश्चन मार्क। समझ में आ गई ये चीज? ठीक है। व्हाट इज द मोमेंट ऑफ इनर्शिया of the system about the axis along the altitude of the triangle passing through M1? मैं पूरा नहीं लिख पा रहा हूँ, जल्दी में करवाना है क्योंकि सिर्फ पढ़ लेता हूँ, सुन लो ध्यान से और तुम लोग मुझे समझ के बताना क्या बोला है। अबाउट द एक्सिस ऑफ रोटेशन, मतलब वो किसके बारे में बता रहा है? एक्सिस ऑफ रोटेशन के बारे में बता रहा है। और वो क्या बोल रहा है? अलोंग द एल्टीट्यूड। वो किसके अलोंग है? एल्टीट्यूड के, ट्राइंगल के एल्टीट्यूड के अलोंग है। पासिंग थ्रू M1, कहां से पास हो रहा है? M1 से पास हो रहा है। तो बताओ ये ट्राइंगल का एक्सिस ऑफ रोटेशन कहां पर होगा, कैसा दिखेगा? इसके एल्टीट्यूड के अलोंग होना चाहिए ट्राइंगल के, और कहां से पास होना चाहिए? M1 से। तो M1 से पास होने वाला इसका एल्टीट्यूड कौन सा होगा? यही वाला होगा कि नहीं? M1 से पास होने वाला इसका एल्टीट्यूड। समझ में आया कि नहीं? तो इसका एक्सिस ऑफ रोटेशन ये है, मतलब इसके अबाउट वो रिवॉल्व कर रहा है। समझ में आ रहा है कि नहीं ये चीज? ठीक है, क्लियर हो गया? मतलब इसको एक एरो के जैसा देख लो, तीर के जैसा देख लो, गोल घूम रहा है, इस टाइप का स्ट्रक्चर है। एरो का स्ट्रक्चर लगभग ऐसे ही कुछ दिखता है। ठीक है, ये M2 है, मैंने गलत बता दिया, दोनों को M1 ले ली, ये है ना? यहां तक क्लियर हो गया सबको? अब क्या बताना है आपको, जल्दी बताओ। इस क्वेश्चन में क्या निकालना है? I, मोमेंट ऑफ इनर्शिया। तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया I का फॉर्मूला क्या होता है?
आई का फॉर्मूला क्या होता है, एम के स्क्वायर तब लगेगा पूरी सॉलिड बॉडी है तो, लेकिन यहाँ पर सिर्फ 3 पार्टिकल है, 3 पार्टिकल है, 1 2 और 3, समझ में आई ये चीज। तब अगर हमको मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना है, कैपिटल आई निकालना है, तो तीनों का मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालेंगे, पहले वाले का I1, दूसरे वाले का I2, तीसरे वाले का I3। क्लियर हो गया ये चीज। तो I1 के लिए क्या होगा फॉर्मूला, M1R1 स्क्वायर। क्या ये समझ में आ गया, जल्दी बताओ। M R स्क्वायर है, M1R1 स्क्वायर पहले वाले पार्टिकल का। तो पहले वाला पार्टिकल, सबसे पहला पार्टिकल ये हो गया M1, M1 की जगह पे आएगा M1। यहां तक क्लियर हुआ सबको। M1 की जगह पे आया M1। R1 की वैल्यू बताओ जल्दी, उसके लिए क्या होगी। R का मतलब क्या होता है, R का मतलब क्या होता है, रोटेशनल एक्सिस से उसका डिस्टेंस कितना है। तो भाई ये पार्टिकल कहां पर आ रहा है, रोटेशनल एक्सिस पे ही आ रहा है, तो उसका डिस्टेंस कितना हो गया, 0। आया कि नहीं समझ में, बताओ जल्दी। तो M1 इंटू क्या हो गया, 0 का स्क्वायर प्लस I2 की वैल्यू क्या होगी बताओ। I2 हो जाएगा M2 इंटू R2 स्क्वायर, ऐसे ही होगा, प्लस M3 इंटू R3 स्क्वायर, ऐसे ही होगा, ठीक है। हाँ, अब R2 मतलब ये वाले पार्टिकल की एक्सिस से डिस्टेंस, R3 मतलब ये पार्टिकल का एक्सिस से डिस्टेंस, समझ गए ना। तो कितना आएगा A/2, क्योंकि इक्विलेटरल ट्रायंगल है तो एक्सिस से डिस्टेंस आधा आधा हो जाएगा, इक्विलेटरल इससे बराबर हो जाएगा, समझ गए ये चीज। तो कितना हो जाएगा ये I इज इक्वल टू, ये तो पूरा 0 हो गया, ये क्या जाएगा M2 इंटू A/2 का होल स्क्वायर प्लस M3 इंटू A/2 का होल स्क्वायर। समझ में आया सबको ये। तो आप क्या लिख सकते हो, M2 या A स्क्वायर M2/4 प्लस A स्क्वायर M3/4, या कॉमन निकालना चाहो और सिंप्लीफाई करना चाहो A स्क्वायर/4 कॉमन निकालो, क्या हो जाएगा M2 प्लस M3। दैट्स इट, ये हो गया इसका आंसर। क्या था इस क्वेश्चन में, समझ में आएंगे नहीं, मूवमेंट का दृष्टि क्लियर, कुछ डाउट है। M/4 कैसे आएगा ये वाला चीज, देखो यहाँ पर क्या होता है, फॉर्मूले में क्या होता है, ये होता है रेडियस, ये R का स्क्वायर, R में रेडियस बोल देता हूँ, रेडियस नहीं एक्चुअली वो क्या है, एक्सिस से आर्म लेंथ है। तो जैसे ये पार्टिकल यहाँ पर है, इसका एक्सिस से डिस्टेंस क्या है, ये वाला डिस्टेंस क्या है, तो पूरा लेंथ कितना है, A के बराबर है, क्वेश्चन में लिखा है ना, इक्विलेटरल ट्रायंगल साइड A है, तो ये वाला उसका हाफ हो जाएगा, क्योंकि एल्टीट्यूड जो है उसको मिड पॉइंट पे कट करेगा, तो इसलिए A/2 हो जाएगा, इसलिए R2 की जगह पे मैंने A/2 का होल स्क्वायर लिखा। तो A का भी स्क्वायर होगा, 2 का भी स्क्वायर होगा, तो आ गया 4। यहाँ पर भी वही चीज को फिर बाद में सिंप्लीफाई हो गया सबका ये क्वेश्चन। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन नोट करो, नेक्स्ट क्वेश्चन जल्दी करना। क्वेश्चन है 3 balls of mass 1, 2 and 3 kg। शॉर्ट में लिखना क्वेश्चन को, शॉर्ट में लिखना क्वेश्चन को, पूरा डिटेल में लिखने की जरूरत नहीं। 3 balls of mass 1, 2 and 3 kg, तो 3 बॉल्स है, मास 1, 2 और 3 kg respectively are arranged at the corner of equilateral triangle of side 1 meter। इसी टाइप का स्ट्रक्चर है जो भी हमने बनाया था, इक्विलेटरल ट्रायंगल है, इसकी तीनों साइड की लेंथ कितनी है, 1 मीटर है, एक जगह पे मास 1 kg है, एक जगह पे मास 2 kg है, एक जगह पे मास 3 kg है। समझ में आएगी नहीं सबको ये, ठीक है, बना लोगे ना क्वेश्चन। आगे पढ़ रहा हूं, सुनो। फाइंड द मोमेंट ऑफ इनर्शिया, क्या निकालना है, आई निकालना है, बना लोगे कि नहीं, जल्दी बताओ। आगे पढ़ो क्वेश्चन को, आगे पढ़ो, सुनो। What will be the moment of inertia if the system, if the rotational axis of the system, if the rotational axis of the system is at the centroid, is at the centroid of the triangle and perpendicular to the plane, and perpendicular to the plane। इमेजिन कर पा रहे हो कि नहीं, मतलब एक छोटा सा ट्राइंगल पेज को काटो और अपने अपने इसमें पेन के नोक पे लगा दो और वो घुमा दो, तो वो वैसा रोटेशन है, मतलब कहां पर आ रहा है, यहां पर आ रहा है, ऐसा है, समझ गए ना, ये ऐसा लगा हुआ है, ये ट्राइंगल गोल घूम रहा है। क्लियर हो गया ये चीज। अब इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना है। लेंथ, ट्राइंगल की लेंथ 1 मीटर है, ये पूरे ट्राइंगल की लेंथ 1 मीटर है, ये 1 मीटर मतलब इक्विलेटरल है, तो तीनों साइड्स की लेंथ 1 मीटर है। क्या ये क्लियर हो गया, हाँ बताओ जल्दी, कोई बता रहे इसका आंसर। तो सारे बॉडीज के इनर्शिया निकालने
हाँ बिल्कुल सही। टोटल इनर्शिया निकालने के लिए हम कैपिटल आई निकालने के लिए हम पहले वाले मास का इनर्शिया प्लस दूसरे वाले मास का इनर्शिया प्लस तीसरे वाले मास का इनर्शिया, तीनों का इनर्शिया निकालेंगे। क्लियर हो गया ये चीज। पहले वाले का इनर्शिया क्या होगा, m1 r1 स्क्वायर, दूसरे वाले का क्या होगा m2 r2 स्क्वायर, तीसरे वाले का क्या होगा m3 r3 स्क्वायर। ये भी चीज क्लियर हो गई जो पिछले क्वेश्चन में किया था। m1 की जगह पे m1 m2 m3 की वैल्यू गिवन है ना, इसकी जगह पे कितना आ जाएगा 1, इसकी जगह पे कितना आ जाएगा 2, इसकी जगह पे क्या आ जाएगा 3। ये भी क्लियर। अब क्या चीज में प्रॉब्लम है बताओ, अब क्या चाहिए, आर चाहिए। आर क्या है पता है क्या तुम लोगों को, आर क्या है इस फिगर के हिसाब से देखोगे, जैसे ये इसका रोटेशनल एक्सिस है ना, ये इसका रोटेशनल एक्सिस है, तो ये रिवॉल्व कर रहा है, तो आर क्या होगा, रोटेशनल एक्सिस से उस मास का डिस्टेंस, मतलब ये वाला डिस्टेंस आर होगा। समझिए ना, ये वाला डिस्टेंस आर होगा, ये वाला डिस्टेंस आर होगा, मतलब आपको ये डिस्टेंस निकालना है, ये डिस्टेंस निकालना। समझ में आ गई ये चीज। हाँ अब बताओ कैसे निकालेंगे ये डिस्टेंस। ट्राइंगल के सेंट्रॉइड के कोऑर्डिनेट निकालने के लिए तो फॉर्मूला है, लेकिन वाली लेंथ निकालने के लिए क्या करेंगे, इसका जवाब कोई दे सकता है। 2:1। अंकुर सैयद डेविड, सुना ये नाम, अंकुर सैयद डेविड क्लास 9th में आते थे। 9th में क्वेश्चन आता था ना, अंकुर सैयद डेविड, एक पार्क है, उस पार्क में टॉय टेलीफोन है, स्ट्रिंग वाला, उसको पकड़ के बैठे हुए हैं, तीनों की लेंथ इक्वल है, तो वहां पर यही कंसेप्ट लगता था, अगर याद होगा थोड़ा बहुत तुम लोग। उसमें क्या होता था, उसमें इसमें ना ये वाले पार्ट को मैं आगे एक्सटेंड कर देता हूँ, मान लो इस ट्राइंगल को नाम दे देता हूँ ए बी सी, और ये वाले पॉइंट को नाम दे देता हूँ ओ, और ये वाले पॉइंट को नाम दे देता हूँ डी। क्लियर हो गया। तो उसमें वाला कंसेप्ट लगता था कि ये जो इक्विलेटरल ट्राइंगल का ये जो परपेंडिकुलर है, सेंट्रॉइड उस परपेंडिकुलर को किस रेशियो में डिवाइड करता है, तो उसका जवाब है 2:1 के रेशियो। तो ये किस रेशियो में डिवाइड करता है, 2:1 के रेशियो। ठीक है, मतलब कि AO अपॉन OD, ये जो रेशियो होगा, ये रेशियो कितना होगा 2:1 होगा, 2/1 होगा। आया क्या समझ में ये चीज। ठीक है, मतलब कि इसका मतलब ये हुआ कि अगर मान लो OD की लेंथ अगर x है, तो AO की लेंथ कितनी हो जाएगी, 2x हो जाएगी। क्या ये समझ में आ गया। ठीक है, और ये ट्राइंगल कौन सा ट्राइंगल था, अभी इक्विलेटरल था, मतलब ये वाला पूरा का पूरा पार्ट क्या हो जाएगा, राइट एंगल ट्राइंगल बन जाएगा। समझ में आ रहा है ना, इक्विलेटरल का जो परपेंडिकुलर होगा उसका बाइसेक्टर बन जाएगा। और यहाँ पर ये 90 डिग्री बना, ये हो गया 1, तो ये कितना हो जाएगा 1/2, और ये परपेंडिकुलर उसका कितना हो गया 3x हो गया। तो यहाँ से आप आराम से x की वैल्यू निकाल लोगे, x निकालने के बाद उसका डबल करोगे तो 2x मिलेगा। 2x की एक्चुअली क्या हो जाएगा, एक्सिस से उसका डिस्टेंस हो जाएगा r1 की वैल्यू। समझ में आएगा ये चीज। और R1 R2 R3 तीनों की वैल्यू सेम होगी, क्योंकि सेंट्रॉइड है, इक्विलेटरल ट्रायंगल का सेंट्रॉइड तीनों से इक्वल डिस्टेंस। क्लियर हो गया ये चीज। तो क्या आ रहा है, हाँ 3 आएगा, नहीं आंसर तो पॉइंट पे कुछ आएगा। देख लो इधर पे, पहले h² = p² + v² लगा देता हूँ। h मतलब हाइपोटेनियस 1 हो गया, 1 का स्क्वायर, p परपेंडिकुलर की जगह पे 3x का होल स्क्वायर, बेस की जगह पे 1/2 का होल स्क्वायर, ऐसा होगा ना। तो ये हो जाएगा 1² = 9x² प्लस ये कितना हो जाएगा 1/4। क्लियर हुआ। ये 1/4 को इधर पे डाल दो तो कितना हो जाएगा 1 - 1/4 = कितना हो जाएगा 9x²। कितना हो जाएगा ये टर्म 4 - 1 मतलब 3, 3/4 = कितना हो जाएगा 9x²। ये 3 1 3 3 से कट जाएगा, है ना, ये क्रॉस मल्टीप्लाई होकर इधर पे आ जाएगा, तो 1/12 = कितना हो जाएगा r², x², सॉरी x²। x की वैल्यू कितनी आ रही है 1/2√3। x की वैल्यू क्या आ रही है 1/2√3। लेकिन हमें यहाँ पर किसकी वैल्यू चाहिए, 2x की वैल्यू चाहिए ना, क्योंकि 2x उसका डिस्टेंस है ना, 2x। तो 2x कितना आ जाएगा, 2x = 1/√3 आ जाएगा। 2x की वैल्यू आ जाएगी 1/√3, उसको यहाँ पर पुट कर दो, सिंपलीफाई कर, आ जाएगा आंसर। तो यहाँ पर फर्स्ट वाले टर्म में कितना आ जाएगा 1/3 प्लस ये भी कितना आ जाएगा 1/3 प्लस ये भी कितना आ जाएगा 1/3। आया क्या समझ में, कैसे हुआ ये। हाँ वसुधा बताओ कैसे हुआ।
ऋषा बताओ कैसे हुआ यार? ये सब कैलकुलेशन जो है ना, ये सब लोग, हाँ ये कैलकुलेशन समझ में आएगी नहीं, ये बताओ 2x की वैल्यू कैसे निकली वहां तक? क्लियर? 2x हमने क्यों लिया ये भी क्लियर हो गया, R1 R2 R3। बाकी लोगों को क्लियर हुआ कि दृष्टि? नहीं, एनसीईआरटी में भी इस टाइप का क्वेश्चन है, लेकिन ये एक टफ क्वेश्चन नहीं है, इजी क्वेश्चन है, मैं बता रहा हूँ। टफ नहीं है ये क्वेश्चन। इसमें तुम लोगों को जो प्रॉब्लम आ रही है ना, मैं बताऊं, सिर्फ और सिर्फ वो कैलकुलेशन में प्रॉब्लम आ रही है और कुछ नहीं। चलो ठीक है, हटा दो इसको फिर मैं। और यार कुछ क्वेश्चन थे, अब आज नहीं करवाता मैं, इसको रहने दो। अब हो गया, आगे बढ़ गया, क्या करूं। चलो आगे अब मैं अगली क्लास में कराऊंगा, नेक्स्ट क्लास में और कई क्वेश्चन